आइए आज हम अशोक भौमिक जी की एक कहानी संगरोध सुनते हैं। क्वारंटाइन को हिंदी में संगरोध कहते हैं। 21वीं सदी में लोगों का इस शब्द से पाला कम ही पड़ता है, लिहाजा इससे अब कम लोग ही परिचित होंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें छुआछूत की बीमारी से पीड़ित किसी रोगी को अन्य साधारण लोगों से दूर रखने का इंतजाम किया जाता है, जिससे रोग से प्रभावित व्यक्ति से रोग दूसरों तक न फैल सके। भारत में महामारी का लंबा इतिहास है। प्लेग, कालाजार, चेचक आदि ऐसे ही रोग थे। भारतीय साहित्य में इन रोगों की पृष्ठभूमि में कई अविस्मरणीय रचनाएं भी मिलती हैं। 1970-75 के दौरान हिंदुस्तान से चेचक, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स को निर्मूल करने के उद्देश्य से WHO, विश्व स्वास्थ्य संस्था ने एक महत्वपूर्ण काम किया था, जिसके चलते आज पूरी दुनिया से चेचक को खत्म कर दिया जा सका है। मैं दूसरे इलाकों के बारे में तो नहीं कह सकता, पर 70 के दशक के आरंभिक वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में चेचक उन्मूलन का काम युद्ध स्तर पर किया गया था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 1.5 महीने लंबी ट्रेनिंग के बाद लग रहा था कि काला पानी में अगर पोस्टिंग मिले तो मुझे वहां जाकर काम करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजी में ब्रेन वॉश शब्द बहुत प्रचलित है। हिंदी में मगज धुलाई शब्द का हम भले ही कम इस्तेमाल करते हैं, पर इस प्रक्रिया से कमोबेश सभी परिचित हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग का ये एक जरूरी पक्ष होता है, क्योंकि 21 साल के किसी युवक के लिए पूरी तरह से अपरिचित जगह जाकर रहना और नौकरी करना निश्चय ही कठिन होता है। इसलिए उसे यही बताया जाता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी वास्तव में एक मिशन है, चुनौती है, और ये केवल कुछ विशिष्ट गुण वाले आप जैसे स्मार्ट नौजवान ही स्वीकार कर सकते हैं। उलूक निर्माण में कारगर इन वाड़ियों की हकीकत को जब आप जान पाते हैं, तब तक आप एक घाघ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो चुके होते हैं। बहरहाल ट्रेनिंग के आखिरी दिन जो बंद लिफाफा मिला, उसमें कैद पोस्टिंग लेटर में लिखा था हेडक्वार्टर जिला चांदगढ़ और कार्यक्षेत्र में शामिल अन्य जिले शाहजाबाद और मुल्तानपुर। कानपुर के किसी क्रिश्चियन कॉलेज के वनस्पति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री पाने की कोशिश में जुटे युवक के लिए कॉलेज को अलविदा कहना आसान था, पर उत्तर प्रदेश के नक्शे में जिला चांदगढ़ को खोजना आसान काम न था। ट्रेनिंग के बाद और पोस्टिंग के पहले 4 दिनों के लिए घर आया था। चांदगढ़ के बारे में लोगों से पूछा तो किसी ने कहा सहारनपुर के पास ही है, मेरे मौसा के भाई की बारात वहां गई थी। किसी ने कहा ले, जे भी नहीं पता, देख भरतपुर है ना, आगरा से आगे वही है चांदगढ़। पूरी तरह से भटक गया था। मैंने तय किया कि कल सुबह सीधे कानपुर के रेलवे स्टेशन मास्टर के पास जाकर पूछूंगा चांदगढ़ का पता। पर इसके पहले ही जब शाम को फूलबाग से रिक्शे पर घर लौट रहा था, तो बात ही बात में पता चला कि रिक्शे वाला चांदगढ़ के किसी गांव का रहने वाला है। लखनऊ से दियरा, देहरादून एक्सप्रेस पकड़कर शाहगंज, फिर शाहगंज से चांदगढ़। सो मैं लखनऊ से शाहगंज पहुंचकर वहां से एक पैसेंजर पकड़कर चांदगढ़ उतरा था। चांदगढ़ में शुरुआती दिनों में मेरा दोस्त था डॉक्टर प्रकाश सेठ। प्रकाश भोपाल का रहने वाला था और भोपाल के मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई की थी। डॉक्टर प्रकाश WHO के चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में चांदगढ़ जिले का चीफ सर्वेलेंस ऑफिसर था। संस्था से उसे एक जीप मिली हुई थी। मैंने चांदगढ़ के गांव देहातों को, वहां के लोगों को डॉक्टर प्रकाश के साथ जीप में घूम घूम कर जाना पहचाना था। उन दिनों चेचक उन्मूलन कार्यक्रम धीरे धीरे अपने अंजाम पर पहुंच रहा था। कई महीनों से कहीं से कोई नए मरीज की खबर नहीं मिली थी। चेचक के टीकाकरण का काम भी पूरा हो चला था। तभी एक दिन डॉक्टर प्रकाश को तरवा गांव से 15 किलोमीटर दूर भिंजर गांव से एक नए केस की सूचना मिली। एक नए केस की रिपोर्ट मिली है
चांदगढ़ से 40 किलोमीटर है भिंजर। तरवा से 10 किलोमीटर कच्चा रास्ता है। सस्पेक्ट को क्वारंटाइन किया गया है, चलोगे? क्वारंटाइन यानी संगरोध शब्द में ही एक निषेध का भाव था, जिसके आकर्षण से अपने को रोक पाना उस उम्र में मेरे लिए कठिन था। सो मैं डॉक्टर प्रकाश के साथ चल दिया था भिंजर की ओर। भिंजर को जितना पिछड़ा और कटा हुआ इलाका समझ रहा था, वो वैसा था नहीं। छोटा सा गांव के सिवान से थोड़ी दूर एक टीले पर एक अस्थायी झोपड़ी बनाकर उसमें रोगी को रखा गया था। एक चारपाई पर पड़ा वो आदमी मुझे कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा था। गठीला शरीर, सुंदर चेहरा, उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल। डॉक्टर प्रकाश के पूछने पर उसने अपना नाम बताया था, मोहन यादव। डॉक्टर प्रकाश और स्थानीय पीएचसी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर आपस में गंभीर आलोचना में जुट गए। मोहन के कपड़े उतारकर पूरे शरीर पर उभरे लाल दानों की जांच की गई। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टर प्रकाश की राय में कम से कम 24 घंटों तक मोहन को निगरानी में रखने की जरूरत थी। ग्राम प्रधान की मदद से कई पहरेदारों को नियुक्त किया गया। इसमें 4 लोग ऐसे थे जिन पर जिम्मेदारी थी कि कोई भी मोहन की मड़ैया के 30 गज के भीतर न आ सके। डॉक्टर प्रकाश को चिंतित सा दिख रहा था। उसने मुझसे कहा, अगर ये स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता का पॉजिटिव केस निकला तो इसे कल ही जिला अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर प्रकाश शायद किसी काम से कहीं निकल गया था। मैंने इस बीच मोहन पर निगरानी के लिए नियुक्त चौकीदारों में से एक से दोस्ती गांठ ली। इस आदमी का नाम राम सनेही था। उम्र में मोहन से ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर कई साल हो गए थे उसकी शादी के। चांदगढ़ में रहते अभी कुछ ही महीने हुए होंगे, पर मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि गांव के लोग सीधे साधे जरूर होते हैं, पर बुद्धिहीन नहीं होते। राम सनेही मुझे डॉक्टर साहब कहकर संबोधित कर रहा था। राम सनेही से कुछ देर बातचीत करने के बाद मुझे कई बातें पता चली। राम सनेही कोई गरीब परिवार का नहीं था कि 2 पैसों के लिए डॉक्टर प्रकाश के विभाग में अस्थायी चौकीदारी का काम कर रहा था। वो मोहनवा का बहुत घनिष्ठ था और उसकी पत्नी की सगी बहन से मोहन की शादी हुई थी और इसी हफ्ते उसका गवना भी हुआ था। मोहन के घर 3 दिन पहले उसकी बीवी के पांव पड़े थे और उसी रात मोहन को तेज बुखार आया और माता निकली। इस घटना और आज के बीच 4 दशकों के दौरान सृष्टि की तमाम ऊंचाइयों को चुनौती देती कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हो या बछेंद्री पाल, छंदा गायन जैसों ने शक्तिमान होने के पुरुष दंभ को तोड़ा जरूर है, पर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में बहू के पांव पड़ते ही अगर बेटे को माता निकल आए तो उसे निसंदेह डायन या चुड़ैल मान लेने का रिवाज आज भी अटूट बना हुआ है। मोहन की बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुबह होने की देर नहीं थी कि गुग्गुल लोबान का धुआं फैलाते हुए सिद्ध योगिनुमा किसी ने आकर घोषणा की कि मोहन अब बस 2 दिन का मेहमान था, क्योंकि माता को वो भा गया था। चेचक उन्मूलन से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों की सजगता के चलते इसके पहले कि माता को तुष्ट करने के तमाम कर्मकांड शुरू होते, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर को खबर लग गई और बिना किसी देरी के उसे क्वारंटाइन करने का इंतजाम कर दिया गया था। राम सनेही ने भी तुरंत डॉक्टर से कहा कर मोहन की पहरेदारी की जिम्मेदारी ले ली थी ताकि वो मोहन के पास रह सके। शाम होने के पहले मैं एक बार अकेले जाकर मोहन से मिल आया था। मोहन हिम्मती था, पर उसे बस उसकी मेहरारू की फिक्र थी, जिस पर झाड़ फूक करने वाले कई ओझा बाबा अपनी ताकत दिखाने के लिए आतुर हो रहे थे। मोहन का प्रेम देखकर मुझे पहली बार पता चला कि प्रेम कोई शहरी पढ़े लिखे लोगों की बपौती नहीं थी। गांव में भी प्रेम होता था। ये आज किसी को कितना ही हास्यास्पद क्यों ना लगे, मुझे मोहन और उसकी बीवी के बीच का प्रेम अकल्पनीय सा लगा था। मोहन की संगरोध वाली मड़ैया से 30 गज दूर एक पेड़ के नीचे मैंने उसकी बीवी को कच्चे चूल्हे में रोटी बनाते देखा तो पहले तो कुछ समझ न सका। बाद में राम सनेही ने बताया कि जाड़े का वक्त है और चूंकि मोहन का घर यहाँ से कुछ दूर पड़ता है,
घर से यहाँ तक रोटी लाने में रोटी ठंडी हो जाती। मोहन को गर्म रोटी खिलाने के लिए उसकी बीवी ने इंतजाम किया था। मोहन की कुटिया से कुछ ही दूर पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र था। उसी के एक कमरे में डॉक्टर प्रकाश और मेरे रहने का इंतजाम किया गया है। इस कमरे की खिड़की से वो टीला और टीले पर बनी मोहन की अस्थायी मड़ैया साफ दिखती थी। गांव में रात जल्दी होती है, फिर यहाँ बिजली चूंकि सुबह 4 बजे के करीब आती थी, शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। ग्राम प्रधान खाना लेकर आए थे, तो डॉक्टर मोहन खाना खाकर ही सो गया। सारे दिन बेचारा काफी व्यस्त था, इसलिए शायद थक गया था। रात के कितने बजे थे पता नहीं। मेरी नींद टूट गई। मैं लेटे लेटे मोहन और उसकी बीवी राम सनेही और बैरागी ओझा, ग्राम प्रधान आदि के बारे में सोचने लगा। पेड़ के नीचे अकेले बैठे आटा गूंथ कर रोटी बनाते हुए उस औरत की लगन को देखकर लगा था कि वो किसी पूजा की तैयारी में माला गूंथ रही थी या पंजीरी बना रही थी। मोहन से मिले उसे 3 दिन ही हुए थे, पर इतने कम समय में इतना लगाव, इतना प्रेम, इसे समझना मेरे लिए संभव नहीं था। पर मैं इसे देखकर अभिभूत जरूर हो गया था। मुझे रात के उस गहराए वक्त में राम सनेही से पूछने की इच्छा हुई, मोहन की बीवी का नाम क्या है? मैंने अपना कोट डाला, कमरे से बाहर आकर चिकित्सा केंद्र के बरामदे से मोहन की मड़ैया की ओर देखा। आकाश में फैली एक मध्यम रोशनी के सामने वो झोपड़ी, टीला और आसपास के पेड़ सब गहरे काले रंग के लग रहे थे। एक कोहरा था जो ज्यादा घना तो नहीं था, पर मुझे बेहद अपरिचित सा लगा। मोहन की झोपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। मुझे यकीन था इस वक्त राम सनेही ही ड्यूटी पर होगा। मैं टीले की ओर बढ़ गया। राम सनेही मुझे आता देखकर टॉर्च जलाकर मेरे करीब आया और मुझे रास्ता दिखाकर मड़ैया तक ले गया। मोहन की मड़ैया के बाहर एक ढीली बुनाई वाली टूटा ही चारपाई पर गद्दा बिछा था। ये चारपाई पहरेदारों के लिए रखा गया था। डॉक्टर साहब बैठल जाए। मैं चारपाई पर जाकर बैठ गया। मोहन की झोपड़ी में पुआल को रस्सी से बांधकर एक दरवाजा नुमा आड़ बना लिया गया था, जिससे मोहन को ठंड ना लगे। झोपड़ी के ऊपर तिरपाल चढ़ा दिया गया था। राम सनेही, मोहन ने ठीक से खाना खाया? अब बुखार तो नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ दोपहर से बैठा हूँ, किसी को इधर आने ही नहीं दिया। और सच तो ये है कि लोग इतना डर गए हैं कि कोई इधर गलती से भी नहीं आएगा। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। मुझे राम सनेही पर शक हुआ। मैंने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मोहन को दिखाते हैं। राम सनेही हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ और बोला, डॉक्टर साहब रहने दें, अभी बेचारा सो रहा होगा, कल सुबह मिल लीजिएगा। राम सनेही की बात से मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो कुछ छुपा रहा था। क्या बात है राम सनेही, मुझे क्यों रोक रहे हो मोहन से मिलने में? मैंने जरा सख्ती के साथ कहा। राम सनेही जहां खड़ा था वहीं उकड़ू बैठे रुआसी आवाज में बोला, क्या बताएं डॉक्टर साहब, मैंने बहुत मना किया कि रोग छुआछूत का है। डॉक्टर साहब का सख्त आदेश है कि कोई भी इस मड़ैया के आसपास न दिखाई दे, पर क्या बताएं, कमला मानी ही नहीं। देर रात छिपते छिपाते चली आई यहाँ। डॉक्टर साहब, किसी ने उसे आते नहीं देखा यहाँ। मैं अभी कहता हूँ उससे कि यहाँ से चली जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे क्या कहूँ। राम सनेही कमला को डांटते हुए काफी भला बुरा कहने लगा। मैंने उसे रोककर कमला से कहा, तुम्हें जब पता है कि तुम्हारे आदमी को माता निकली है तो 3-4 रोज के लिए सब्र नहीं कर सकती थी? अब अगर तुम्हें भी ये रोग हो गया तो क्या होगा? मैंने न जाने क्या क्या कहा था या फिर कहने की कोशिश की थी। अब आज इतने वर्षों बाद याद नहीं, पर कमला की बातें मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। सुबह की पहली रोशनी की लालिमा अपने चेहरे पर बिखेरे एक गवई संकोच के साथ वो बोली थी, हमका मरे का कोनो डर ना है डॉक्टर साहब। अगर मेरा आदमी जिंदा नहीं बचा
तो क्या मैं बाकी जिंदगी इस पाप को माथे पर लिए जीऊंगी कि मेरे कारण ही मेरे मर्द को माता ले गई। रात खत्म हो चुकी थी। मैं खामोश खड़ा भिंजर के आसमान पर सुबह की रोशनी को छिटकते देख रहा था। तभी दूर से डॉक्टर प्रकाश आता दिखाई दिया। मुझे लगा कि मैं ये सब प्रकाश से छिपा जाऊं, पर मैंने अंततः उससे पूरी बात कह ही दी, सिवा उस बात के जो मुझसे कमला ने कही थी। मैंने सोचा था कि डॉक्टर प्रकाश राम सनेही, कमला और मोहन को फटकार लगाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर प्रकाश ने काफी समय लगाकर मोहन की जांच की और फिर हम दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उस कमरे की ओर चल पड़े जहां गर्म चाय लेकर प्रधान का आदमी हमारा इंतजार कर रहा था। थैंक गॉड, ये स्मॉल पॉक्स का केस नहीं है। कल फोन पर मेरी विस्तार से बात हुई थी हेडक्वार्टर से। आज 10 बजे तक बनारस से हमारे बॉस डॉक्टर पीटर यहाँ पहुंच रहे हैं। हम लोग डॉक्टर पीटर के साथ ही वापस चांदगढ़ लौट जाएंगे। चाय पीते हुए डॉक्टर प्रकाश ने कहा, मैं हालांकि कल ही समझ गया था कि ये कोई स्मॉल पॉक्स का केस नहीं है। आज तो कंफर्म हो गया, पर हर सस्पेक्ट को डबल चेक करना जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर पीटर आ रहे हैं। यार, तुम्हें इस गॉड फॉर सेकंड उजाड़ गांव में मेरे साथ समय बिताना पड़ा। भिंजर गांव से निकलने में थोड़ा समय लग गया। डॉक्टर पीटर ने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स आदि के साथ मीटिंग कर उनकी तत्परता के लिए अपनी टूटी फूटी हिंदी में धन्यवाद दिया। मीटिंग में राम सनेही मेरे बगल में ही खड़ा था। इसके बाद एक दिन हिंदुस्तान को स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया। डॉक्टर प्रकाश चांदगढ़ से WHO के किसी मिशन पर अफ्रीका चला गया। मैं हालांकि चांदगढ़ में कई साल रहा, पर फिर कभी भिंजर गांव जाने का मौका नहीं मिला। भिंजर के उस प्रेमी जोड़े को मैं आज भी नहीं भूल सका। वो लड़की जिसका 3 दिन पहले ही गवना हुआ था, उसकी बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। हमका मरे का कोनो डर ना है डॉक्टर साहब,